Hello everyone, I welcome all of you in this video of time of supply। हालांकि हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इन अवर लास्ट वीडियो, जहाँ पर हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स भी पढ़ा, इनवॉइसिंग के रूल्स भी पढ़े, फिर चाहे वो गुड्स के रहे या सर्विसेज के रहे, date of receipt of payment from the perspective of the supplier और date of payment from the perspective of the recipient, इसका भी मीनिंग पढ़ा और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस भी पढ़े। अलॉन्ग विद दिस कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं एंड देयर वर सम क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्व करने थे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू दोज क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्व करने थे। वो करने से पहले आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेड है, वो ये कि आप लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई पूरे वीडियोस देखे हैं टिल नाउ, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उन्हें अच्छे से रिवाइज किया है, क्वेश्चंस को भी एक बार एनालाइज किया है और जो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए थे आप लोगों ने उनको सॉल्व किया है या सॉल्व करने की एटलीस्ट कोशिश की है और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। सो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ये जो वल्कन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व ऑलरेडी कर लिए हैं एंड देन वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 16 विद अस, जहाँ पे पूछा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज बेसिस। सो फर्स्ट लाइन पढ़कर मुझे क्या पता चलता है, दैट जीएसटी इज पेएबल बेस्ड ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और आरसीएम। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वेदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्वेश्चन में दिया है सीरियल नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ पे इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स दैट इज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। So we are supposed to calculate time of supply of goods under reverse charge basis or reverse charge mechanism. रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे 6 सब क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज फॉर एटलीस्ट 6 मार्क्स वेयर ईच सब क्वेश्चन कैरीज एटलीस्ट 1 मार्क। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी विल से, we will say time of supply of goods under reverse charge mechanism यानी कि RCM will be earlier of below। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ बिलो। उसमें फर्स्ट इवेंट है, क्या है पहला इवेंट, फर्स्ट इवेंट इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, सेकंड इवेंट इज डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट एंड थर्ड इवेंट इज 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, यानी कि जो इनवॉइस का डेट है उसके बाद में 31st डे। ये प्रोविजंस हम लोगों ने ऑलरेडी अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर ली है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये पता है। और ये जो बी नंबर का पॉइंट है, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, इसका मतलब होता है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट एज पर रिसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिट
in recipient's bank account in दो events में से whichever is earlier. अब क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दे दिया है, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट भी दे दिया है, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस भी दे दिया है. So based on this data, I can arrive at the information which is necessary for me for identifying time of supply of goods under reverse charge mechanism. So how we are going to do? I am going to present it in a manner or in a format which is suitable to me for giving the solution or answer. So what we will say? We will write here serial number. मैं ये लिखूंगा, एक सीरियल नंबर जो क्वेश्चन में दिए है वो ही लेंगे हम. दूसरा मैं लेता हूं कॉलम डायरेक्टली इनवॉइस डेट. Second column I am taking invoice date. Okay. Third column I am taking 31st day. 31st day from invoice. Fourth column I will be taking receipt of goods. Then fifth column date of payment. And by comparing all these, what I will get? I will get time of supply. That means our TOS. By comparing all these columns, I will get time of supply, that is our TOS. The purpose behind taking columns in this format is that I want to make my calculations easy. So if I take invoice date here, so what I have to do? Directly 31st day from invoice I need receipt of goods and date of payment. तो ये जो columns है, इन columns में से, इन columns में जो date आएगी, whichever is earlier date will be my time of supply. So what I am trying to do? I am trying to present it in the format in which it will be easier to me to calculate or to arrive at time of supply. Okay. So let us go one by one. मेरे पास में question मैंने ready-made रखा है available so that it is easier for me to compare the dates. So let us take Roman 1. Invoice date. Date of issue of invoice by supplier. Invoice date is June 29. So this date is June 29. Okay. Receipt of goods. Date of receipt of goods is July 1. So receipt of goods is on July 1. Date of payment is August 10. So this is August 10. And 31st day from invoice date will be June 29 plus 31 days. So June 30 दिन का होता है, तो जून का एक दिन और जुलाई के 30 दिन, right? So it will be July 30, right? So it will be July 30. Okay. Now out of these dates, what which is the date earliest? Earliest date कौन सी है? July 1. So our time of supply will be July 1. Okay. So Roman 1 खत्म, Roman 1 हो गया हमारा. Roman 2 के तरफ बढ़ते हैं. So I need in Roman 2 what I need? First date of issue of invoice, it is again June 29. So it will be June 29. So I know June 29 plus 31st day will be July 30. When is the date of receipt of goods? देखिए date of receipt of goods कब है? Date of receipt of goods is on July 1 again. So it is July 1, right? July 1. And when is date of payment? Date of payment is June 25. So let's write it here, June 25. So July 30, July 1 and June 25. Earliest date is June 25. So that is our time of supply in Roman 2.
Let us go Roman 3. Date of issue of invoice by supplier of goods is again June 29. So let's write it here. So it will be June 29. 31st day will be again same July 30. Date of receipt of goods. Date of receipt of goods is again July 1. So it will be July 1. And date of payment, we have part payment made on June 30 and balance amount paid on July 20. So here there will be two time of supplies, right? So date of payment, what we will write? We will write two payments here. So one is part payment. So I will write it like this. PP means part payment. So part payment is done on June 30. Okay, so part payment is on June 30 and balance is done on July 20. So here we will have two time of supplies. For this part payment, we have to compare 31st day or receipt of goods or date of payment. So July 30, July 1 and June 30. So here it will be June 30. And for balance, July 30, July 1 and July 20. The earliest date is July 1. This will be our time of supply because here there is a part payment. Okay, so for one part time of supply will be different, for balance time of supply will be different. Okay, let us move ahead with the Roman 4. Roman 4 date of issue of invoice is June 1. Okay, so make it clear here, date of issue of invoice is June 1. Receipt of goods July 5. So receipt of goods is July 5. And payment is entered in the books of account on June 28 and debited in the recipient's bank account on June 30. So June 28 and June 30, whichever is earlier, so it will be June 28 because date of payment is earlier of date of entry in books of account or date of debit from the bank account of the recipient, right? So whichever is earlier will be June 28. Now June 1 plus 31 days. So जून इज अगेन आफ्टर 30 days. So 29 दिन चले गए जून के और जुलाई के हम कितने दिन लेंगे? 2 दिन. So it will be July 2. Okay, so July 2, July 5 and June 28. What will be time of supply here? It will be again June 28. This is regarding Roman 4. Let us go with the Roman 5. हम Roman 5 की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, so Roman 5 में क्या कहा है? What is said in the Roman 5? Roman 5 में कहा गया है date of issue of invoice is June 29. So date of issue of invoice is again June 29. So 31st day will be again July 30. Right? Already we have calculated it. Then date of receipt of goods. When is the date of receipt of goods? It is July 1. So July 1, right? And payment is entered in the books of account on June 30, but it is debited from the recipient's bank account on June 26. So whichever is earlier will be June 26, July 30, July 1 and June 26, whichever is earlier. So time of supply will be June 26. Let us go Roman 6. Roman 6. So we have date of issue of invoice June 29. So let's take it June 29. Date of receipt of goods August 1. So let's take it that date of receipt of goods is August 1. Date of payment is August 10. So let's take it as August 10. And June 29 plus 31st today will be again July 30.
and earlier of these 3 days, July 30, August 1 and August 10 will be July 30. This is what was asked with you. तो हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कंटेंट है इन द क्वेश्चन और डेटा और इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है, हमने उसे उस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जिस फॉर्मेट में हमारा आंसर इजी आए, राइट। सो पहले हमने ऊपर प्रोविजंस लिख दिया कि इस तरीके से होता है, एंड लेटर ऑन हमने उन सारे प्रोविजंस को बेस्ड ऑन करके इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व भी कर लिया, राइट। सो एक बार अगर हमें फिर से देखना है बेस्ड ऑन कंपेयरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, तो फर्स्ट में था इनवॉइस डेट था जून 29 वाज द इनवॉइस डेट, ओके, इट वाज व्हिच वाज गिवन टू अस 31st day from June 29, we calculated it as July 30. Receipt of goods was on July 1, right? Date of payment was on August 10. So earlier of these 3 dates was July 1st. Then in Roman 2, invoice date was again June 29. So obviously 31st day was again July 30. Receipt of goods was on July 1, right? And date of payment was on June 25. So accordingly we arrived at time of supply as June 25. Roman 3, invoice date was again June 29. So obviously 31st day was July 30. Receipt of goods was on July 1, but here part payment was made on June 30 and balance was made on July 20. Therefore for the part payment the time of supply was June 30, and for the balance amount it was on July 1 because earliest date was July 1 for the balance amount. Then in the case of Roman 4, invoice date was June 1, invoice date was June 1. So therefore we calculated 31st day as July 2. Receipt of goods was on July 5 and payment we got the earlier date, it was June 28, and accordingly time of supply was June 28. In the case of next, invoice date was again June 29, so 31st day was again July 30. Receipt of goods was on July 1 and payment date we arrived at June 26 and time of supply was thus June 26. In the last case, invoice date was on June 29, so obviously 31st day was July 30. Receipt of goods was on August 10 and date of payment was receipt of goods was August 1 and date of payment was August 10, and in this July 30, August 2 and August 10, earlier date was July 30. So if you present in this manner as well, it is completely fine, right? अगर आप चाहो तो रोमन 1 को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, 2 को 3 को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, चॉइस इज योर्स, बट इन माय ओपिनियन इस तरीके का प्रेजेंटेशन इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज प्रोविजंस भी आ गई और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए विद इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, और 6 के 6 करेक्ट तो यू विल गेट फुल मार्क्स, अगर कुछ करेक्ट है तो यू विल गेट पार्शियल और प्रोपोर्शनेट मार्क्स. लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन क्या है, सीरियल नंबर दे दिया, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे दिया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विसेज दे दिया, राइट. और रोमन 1 में अगस्त 10, फिर रोमन 2, फिर रोमन 3, फिर रोमन 4 और रोमन 5. यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है विथ डेटा और डिटेल्स अवेलेबल विथ मी. लेट मी चेक कि ये मेरे नॉलेज में पूछेगा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओनली विथ रिगार्ड्स टू सर्विसेज, राइट. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि वी हैव टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमें इसका टॉस निकालना है, राइट. So we are here to identify time of supply of services under reverse charge mechanism as per RCM basis. So services का reverse charge mechanism में जब हम time of supply identify कर रहे हैं, when we are here to identify time of supply of services under reverse charge mechanism, तो हमें क्या क्या डेटा लगता है. आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई है. अगर आपके पास में भी ये एक लाइन और ये एक वर्ड आया नहीं है बाय एनी चांस, तो आप लोग उसके टॉप में लिख लीजिए कि वी हैव टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. जैसे ऊपर का ये जो इन्फॉर्मेशन था, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, वो सेम लाइन यहाँ पर भी नीचे आनी चाहिए. अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्वेश्चन में अपडेट कर सकते हो, एग्जाम में स्पेसिफिकली दिया रहेगा. अब सर्विसेज का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है, कुछ बोला नहीं है,
तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, मतलब हमारा वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला कंसेप्ट नहीं है, अगर होता तो स्पेसिफिकली हमें बताया जाता। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारे पास में कैसा आता है, एक तो हमें चाहिए डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने पेमेंट कब किया, और दूसरा नेक्स्ट व्हाट वी नीड, विच डे, कौन सा डे चाहिए हमें, जरा सोचिए, विच डे वी नीड, 61st day, 61st day from issue of invoice. So we need date of payment by recipient and 61st day from issue of invoice, right? इन दो इवेंट्स में से whichever is earlier is our time of supply, right? In normal cases अगर आपको जानना है तो एक बार हम देख भी लेते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जनरल रूल, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जनरल रूल। और अगर इससे आप टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो फिर आगे आप चेक करते हो एंट्री ऑफ सर्विस इन द रिसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एई के लिए तो हमारा एक सेपरेट रूल है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हम क्या कहेंगे, सो व्हाट वी विल से, सो हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज under reverse charge mechanism will be earlier of below। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ बिलो। इन नॉर्मल केसेस में ए, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने पेमेंट कब किया वो डेट, या फिर बी 61st डे फ्रॉम इनवॉइस। ओके, एंड अगेन डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट में बैंक एंट्री और बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा दिया है देखिए, सीरियल नंबर दे दिया, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट भी दे दिया और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस भी दे दिया। सो हम इस डेटा को उस फॉर्मेट में ले लेते हैं जिस फॉर्मेट में हमें आंसर करना आसान रहेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सीरियल नंबर, ठीक है, देन हम लेंगे इनवॉइस डेट, और इसके बाद में हम लोग डायरेक्टली लेंगे 61st डे फ्रॉम इनवॉइस। उसके बाद में हम लेंगे डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि उसको आप डीओपी भी कह सकते हो, और आखिरी में आपको मिलेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि टॉस। और ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है ये क्या आएगा, ये 61st डे एंड डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट, इन दो डेट्स में से इट विल बी अर्लियर, बराबर। तो लेट अस ट्राई टू टेक द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन। आपके पास में अगर क्वेश्चन रेडी रहेगा तो आसानी रहेगी कंपैरिजन करने में या डेट्स पिक करने में। मेरे पास में क्वेश्चन है तो मैं ड्यूरिंग द सॉल्व व्हाइल आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन तो मैं कंपेयर करते रहता हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन करेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। तो रोमन 1 तो है, सो रोमन 1 में क्या क्या डेटा दिया गया है हमारे पास में देखिए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर इज जून 29, सो इनवॉइस डेट इज June 29, डेट ऑफ पेमेंट इज August 10,
So date of payment by recipient date is August 10. Now I need 61st day, right? So if I want to calculate roughly, only for your information, वैसे I know आप लोग calculate कर सकते हो, but just for the sake of convenience, if I take June 29 plus I need 61 days, right? So जून का एक दिन आएगा because जून 30 दिन का ही है, जुलाई के 31 दिन आएंगे, राइट? सो ये 32 डेज हो जाएंगे, राइट? आई नीड 61, तो अगस्त के कितने डेज आएंगे? 29 आएंगे मेरे हिसाब से। 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 61। सो दिस इज जून, दिस इज जुलाई एंड दिस इज August. तो 61st डे इन दिस केस विल बी August 29। आई एम होपफुल कि आप लोगों को ये कैलकुलेशंस पता है और आप ठीक से करोगे, राइट? सो और हमने इसके पहले जब जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कैलकुलेशंस डिटेल में लिखे भी है, राइट? सो यहाँ पर आएगा August 29। सो August 29 and August 10, earliest date is August 10, thus our time of supply will be August 10. So Roman 1 done. Let us go Roman 2. Date of issue of invoice by supplier is June 1 in this case. So it is June 1. Date of payment is August 10 again. So date of payment is August 10. Now let's take June 1 plus 61st day. Right? June 1 plus 61st day. So how we are going to do this? Let us take on calculator directly now. So we will take 29 days of June because June 30 का होता है तो एक दिन चला गया, plus 31 days of July, it comes to 60 days. That means it will be August 1 because we need one day to complete it, to make it 61. So it will be August 1. So 61st day here will be August 1. So earlier of August 1 and August 10, it will be August 1 as our time of supply. Okay. So Roman 1 done, Roman 2 done. Let's go Roman 3. So Roman 3 says date of issue of invoice by supplier of services June 29. So Roman 3 invoice date is June 29. So June 29 plus 61st day, it will be again August 29. Right? Date of payment देख लेते हैं. Part payment made on June 30. So part payment is on June 30. So let's write here. Part payment is on June 30. And balance कब किया इसने? And balance amount paid on September 1. So balance is paid on September 1. So balance is on September 1. So part payment के time of supply क्या रहेगा? Earlier of August 29 and June 30. So it will be June 30. And balance के लिए earlier of August 29 and September 1, it will be August 29. So June 30 and August 29 will be our time of supply. Okay. So Roman 3 is done. Let's go to the Roman 4. So date of issue of invoice is June 1. So invoice date is June 1. So let's take it. So invoice date is June 1. So June 1 plus 61st day we have already calculated above, it is August 1. 2 में हम लोगों ने already calculate किया है. So it is August 1. Payment is entered in the books of account on June 28 and debited in the bank account on June 30. So earlier of entry in books of account or debit from bank account, it will be June 28. So time of supply earlier of August 1 and June 28, it will be June 28. Okay. Let's go Roman 5. Invoice date is June 29.
So invoice date is June 29. So June 29 plus 61st today, we have already calculated it. So it will be August 29. Barabar, it will be August 29. And payment date is, payment is entered in the books of account on June 30 and debited from bank account on June 26. So earlier of entry in books of account and debit in bank account, it will be June 26. So earlier of August 29 and June 26, our time of supply will be June 26. So done with this question as well. ये question भी हमारा हो गया, right? So इसका ये जवाब हो गया. So what we have done in this question as well, we have made efforts to write down the provisions first and then present the data in the format in which it will be easier for us to answer this particular question. इसका आंसर करना हमारे लिए इजी होगा, हमने उस फॉर्मेट में किया है. और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर सब क्वेश्चंस रोमन में दिए तो मैंने भी आंसर लिखते समय रोमन में ही सब क्वेश्चंस की नंबरिंग्स दी है. अगर उधर ABC या न्यूमेरिक 1 2 3 दिया होता तो मैं भी ABC या न्यूमेरिक 1 2 3 ही आंसर में लिखता था. ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो 16th नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स? इट कैन बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स मिनिमम से मिनिमम स्केल पर. और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में और इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर एलिजिबल टू गेट स्टेप मार्किंग. मान लेते आपके 6 के 6 करेक्ट है तो 6 में से 6 मिलेंगे, 6 में से 5 करेक्ट है तो 5, 3 करेक्ट है तो 3, लाइक दिस. ये जो 17th नंबर का क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 दिया है तो इन जनरल इट शुड बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. And again you can get the step markings here as well, right? So accordingly you have to present it and solve it. अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर भी डेटा मिसिंग है, सम डेटा इज मिसिंग हियर एज वेल. लेट अस चेक इट. सो यहां पे आपको लिखना है, सीरियल नंबर है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है. एंड दिस इज द केस ऑफ, आपको यहाँ पे एक डेटा लिखना है, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, determine time of supply assuming GST rate changed on June 1, assuming that GST rate changed on June 1 from 18% to 20%. I don't know how the data is missing. Happens. फाइल को कन्वर्ट करते समय वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड और प्रिंटिंग में देते समय समथिंग मस्ट हैव बीन प्लस माइनस. सो इस केस में आपको गुड्स का रिवर्स चार्ज, सॉरी इस केस में 17 में आपको लिखना था कि यू हैव टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिमेनिंग डेट ऑफ वाज फॉर द सर्विस. यहाँ पे आपको लिखना है डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अज्यूमिंग जीएसटी रेट चेंज्ड ऑन June 1 फ्रॉम 18% टू 20%. जीएसटी का रेट चेंज हुआ वो समझ के आपको टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है अलॉन्ग विद जीएसटी रेट, राइट? सो अब अगर जीएसटी का रेट चेंज होता है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज चेंज्ड, तो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई का आइडेंटिफिकेशन है या डिटर्मिनेशन जो है, इट इज डिपेंडेंट ऑन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. इट इज डिपेंडेंट ऑन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? एक तो पहला डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दूसरा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और तीसरा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. सो प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. इन 3 में से अगर कोई भी 2 इवेंट बिफोर द चेंज है तो ओल्ड रेट, आफ्टर द चेंज है तो न्यू रेट, और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी कि डॉस कैन नेवर बी टॉस, ये हमने पहले भी देखा है, राइट? सो जब भी कॉम्बिनेशन में डॉस आएगा, मतलब डॉस एंड इनवॉइस आया, तो टाइम ऑफ सप्लाई में इनवॉइस का डेट लेना है. डॉस एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आया यानी कि डॉर्प आया,
तो टाइम ऑफ सप्लाई में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेना है, और अगर कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आया एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आया तो इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर लेना है आपको। अगर एक बार ये प्रोविजंस हमें देखनी है, इफ यू वांट टू लुक अपॉन दिस प्रोविजंस, तो ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई पर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स पढ़ा है लास्ट वीडियो में। ये तीनों इवेंट्स हमने लिखे थे, और कब if any two events are before the change in tax rate then we take old rate, if any two events are after the change in the tax rate we take new rate, right? Then this chart we have prepared DOS, DORP and DOI, and GST rate and time of supply is our answer. Okay, so accordingly we studied this already. Now let's try to solve this question. So what we will say, so we will say time of supply in case of change in rate of tax will be as under, ठीक है, will be as under। और मैं कुछ डेटा क्वेश्चन से लिख लेता हूं कि रेट चेंज कब हुआ है जीएसटी का, जून 1 को चेंज हुआ है, तो मैं वो डेटा लिख लेता हूं ताकि मुझे आंसर करने में आसानी रहे। सो रेट चेंज्ड ऑन जून 1, ठीक है। साथ में ये भी लिख लेते हैं हम लोग, ओल्ड रेट कितना था हमारा, ओल्ड रेट कितना था, ओल्ड रेट वाज 18% एंड न्यू रेट इज 20%, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डेटा और इंफॉर्मेशन यहाँ पे पंच इन कर दिया। रिकन्फर्म कर लेता हूँ ये जो मैंने ऊपर लिखा है पहले, ठीक है ना। तो जून 1 को रेट चेंज हुआ फ्रॉम 18 to 20%, ठीक है, ये हमने एक बार रिकन्फर्म कर लिया। सो वी रिकन्फर्म दिस सो दैट वी आर कंफर्टेबल विथ द इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, we will present the data in the format in which it is beneficial to us. So serial number है, so let us take it here. First is serial number, okay, then date of supply of goods or services, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेकंड कॉलम, date of supply, ठीक है। then date of issue of invoice, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ invoice date, okay, then date of receipt of payment, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो ये डेटा हमने ले लिया। बेस्ड ऑन दिस डेटा में क्या क्या मिलेगा, बेस्ड ऑन दिस डेटा वी विल गेट द आंसर एज टाइम ऑफ सप्लाई, जिसको हम टॉस कहते हैं, एंड वी विल ऑल्सो गेट द कंफर्मेशन ऑन, और वी विल ऑल्सो गेट जीएसटी रेट, कि हम जीएसटी किस रेट से चार्ज करेंगे, ओके। ध्यान रखना है रेट चेंज हुआ है जून 29 को, ओल्ड रेट था 18%, न्यू रेट है 20%, ठीक है। लेट अस गो सीरियल नंबर 1, तो रोमन 1, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स, ये 1 2 3 में मई 28 ही है, तो लेट अस टेक इट मई 28। इनवॉइस डेट इज जून 9, let us take it June 9,
रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज जुलाई 25, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज जुलाई 25। तो रेट चेंज हुआ है हमारा जून 1 को, रेट हमारा कब चेंज हुआ है, जून 1 को। सो अवर रेट ऑफ जीएसटी इज चेंज्ड ऑन जून 1। ओके, तो डेट ऑफ सप्लाई, इनवॉइस डेट एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट डेट, इन 3 इवेंट्स में से कौन से 2 इवेंट पहले या बाद में हमको देखना है। तो मुझे ये दिख रहा है कि इनवॉइस डेट भी जून 9 को है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी जुलाई 25 को है। So 2 events are after the change in the rate of tax. 2 events are after the change in the rate of tax. Therefore, we are going to apply the new rate. बराबर है। New rate कितना है अपना 20%. It is provided or given that new rate is 20%. तो GST का rate will be 20%. Combination में क्या है, invoice date and receipt of payment. So whenever in the combination we get invoice date and receipt of payment, we get time of supply में date हम कौन से लिखते हैं, earlier of date of issue of invoice और date of receipt of payment, और इस केस में वो क्या आएगा, जून 9 आएगा। So let's write here as जून 9। फर्स्ट खत्म, पहला हमारा हो गया। Let us go to the second. रोमन 2 क्या कहता है, अगेन डेट ऑफ सप्लाई इज May 28, तो let's write it here that this date is again May 28. Invoice date is May 28, so invoice date is May 28, and date of receipt of payment is July 25, so it is July 25. अगेन देखिए कॉम्बिनेशन में 2 इवेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब whether 2 events are before the change in the rate of tax or after the change in the rate of tax, और हमारा रेट ऑफ टैक्स कब चेंज हुआ है, जून 1 को चेंज हुआ है। बराबर है। तो अगर हम देखते हैं रोमन 2 में, तो डेट ऑफ सप्लाई इज May 28 एंड इनवॉइस डेट इज ऑल्सो May 28। सो दिस 2 इवेंट्स आर बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, दैट इज बिफोर जून 1। बराबर है। तो हम जीएसटी का रेट कौन सा लगाएंगे, बिफोर द चेंज यानी ओल्ड रेट। ओल्ड रेट इज हाउ मच, 18%, तो यहाँ पे जीएसटी का रेट लगेगा 18%। कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ सप्लाई है और इनवॉइस डेट है, so whenever in the combination we get date of supply as one of the ingredient, तो हम सप्लाई को भूल जाते हैं because this date of supply can never be time of supply, so हम invoice date लिखेंगे which is May 28, so यहाँ पर रहेगा May 28। रोमन 1 खत्म, रोमन 2 खत्म। Let's go to the Roman 3। Again date of supply of goods or services is May 28, so let's write it here। Supply date is same as May 28। Invoice date is June 9, so let's write it here that invoice date is June 9। Receipt of payment is May 26, let's write it here May 26। जीएसटी का रेट जून 1 को चेंज हुआ था, राइट। तो चेक कीजिए कि विच ऑफ द 2 इवेंट्स आर वेदर बिफोर द जून 1 और आफ्टर द जून 1, मतलब रेट चेंज होने के पहले है या रेट चेंज होने के बाद है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये सप्लाई डेट सर May 28 को है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट May 26 को है। तो ये 2 इवेंट प्रायर टू चेंज है, जून 9 तो आफ्टर चेंज हो गया। तो रेट तो लगेगा सर ओल्ड रेट, तो क्या लगेगा, ओल्ड लगेगा। ओल्ड रेट कितना अगेन यहाँ पे 18%, तो जीएसटी का रेट लगेगा 18%। कॉम्बिनेशन में अगेन सप्लाई डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है। सप्लाई डेट तो कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इट विल बी May 26। 3 हो गया हमारे, ठीक है ना। ये पंगा रेट चेंज का कब आएगा, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जो पहले भी दिए है मैंने। रेट चेंज का पंगा कब आएगा, जब हमारा सप्लाई डेट, इनवॉइस डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन 3 डेट्स में कभी भी इन बिटवीन जीएसटी का रेट चेंज होगा, तभी सेक्शन 14 बीच में आएगा, चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी वाला। अगर इन तीनों डेट्स में जीएसटी का रेट एक ही है, सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप एक तो गुड्स है तो गुड्स का रूल लगाओगे, सर्विसेज है तो सर्विसेज का रूल लगाओगे। मैं इसको एक बार फिर से रिक्लारिफाई करवा दूं।
चलिए, तो रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 हो गया, ये May 28 वाला सारा काम हो गया। लेट्स गो रोमन 4, 5, 6 में एक ही डेट है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में June 10। लेट्स राइट इट हियर, रोमन 4, दैट दिस डेट इज June 10। ये डेट है हमारी June 10। इनवॉइस डेट क्या है देखिए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज May 28, तो दिस डेट इज May 28। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब है, June 25। Now let's check whether two events are before the change or after the change. Whether two events are before the change or after the change. तो सर ये सप्लाई June 10 को है और इनवॉइस June 25 का है, that means two events are after the change in the rate of tax. Therefore we are going to apply here new rate which is 20%। हम लोग न्यू रेट अप्लाई करेंगे which is 20%। बराबर है। कॉम्बिनेशन में सप्लाई डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, सप्लाई को भूल जाओ सर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का डेट क्या है, June 25, तो टाइम ऑफ सप्लाई में लेट्स राइट हियर June 25। लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग रोमन 5 के तरफ। अगेन June 10 सप्लाई डेट कॉमन है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग June 10 बिकॉज दिस डेट इज कॉमन। इनवॉइस डेट क्या है, May 28, तो लेट्स राइट इट इनवॉइस डेट एज May 28 और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज May 16, तो लेट्स राइट इट May 16। रेट चेंज हुआ है हमारा June 1 को, तो देखिए वेदर टू इवेंट्स आर बिफोर द चेंज और आफ्टर द चेंज। तो सर यहाँ पे May 28 है बिफोर द चेंज एंड May 16 भी है बिफोर द चेंज। So rate will be applied old rate which is again 18%. So let's write the old rate here 18%, and in the combination we have invoice date and receipt of payment, to time of supply will be earlier of invoice date and receipt of payment, means May 28 and May 16 whichever is earlier, so it will be May 16। let's go Roman 6, the last entry। 6 situations, तो 6 एंट्रीज में क्वेश्चन आया। अगेन सप्लाई डेट इज June 10, so let's write it here as June 10। invoice date is June 9, so let's write it here June 9, and receipt of payment is May 28, so let's write it May 28। जीएसटी का रेट चेंज हुआ था June 1 को, तो देखिए दो इवेंट प्रायर टू चेंज है या आफ्टर द चेंज है, तो सर June 10 को सप्लाई हुआ है और June 9 को इनवॉइस गया है, तो टू इवेंट्स आर आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, तो न्यू रेट लगाएंगे हम, दैट न्यू रेट विल बी 20%, एंड इन द कॉम्बिनेशन वी हैव डेट ऑफ सप्लाई एंड इनवॉइस डेट, तो सप्लाई डेट को भूल जाओ, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस डेट, दैट विल बी June 9। तो 20%, 18%, 18%, 20%, 18% एंड 20%। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी रोमन 1 में June 9, May 28, May 26, June 25, May 16 एंड June 9। ठीक है, सिंपल इज द आंसर। और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इट इज फॉर 6 मार्क्स, 6 मार्क्स के वेटेज के लिए। इतना ऐसा ही प्रेजेंटेशन किया तो भी चलेगा, ये डेटा ऊपर फर्स्ट फ्रंट पर लिख दिया और उसको एनालाइज करते करते हमने आंसर निकाला। और अगर आप चाहो तो एग्जाम में भी पेंसिल और पेन से इन डेट्स को, जो दो डेट्स को जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, जैसे कि June 29 और June 25 का हाईलाइट किया, तो पेन या पेंसिल से, मतलब जो कलर के पेन से आप आंसर लिख रहे हो उसी पेन से इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि भाई June 29 एंड July 25, so that you get the rate and toss। May 28 so that you get the rate and toss, May 28 and May 26, so on and so forth। so इस तरीके से सिंपल एंड इजी फॉर्मेट में आपको प्रेजेंटेशन करना है। now then we have question 19 as well, question 20 as well, question 21, 22, 23, 24, 25, 26, ऐसे हमारे पास में कुछ और भी क्वेश्चंस है। अब ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन 19 ऑनवर्ड्स, मतलब पहले जो हमने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, देख लीजिए एक बार। वी हैव सॉल्व्ड 3 क्वेश्चंस टुडे, दिस इज 16 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया।
देन 17 का भी सॉल्व किया और 18 भी सॉल्व किया, राइट। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये वैसे क्वेश्चन है जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में वो वेरियस सब क्वेश्चन देके आपसे एक बड़ा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वहां पर एक सिंपल एक ही क्वेश्चन है या एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें अलग अलग इवेंट्स दिए हैं और बेस्ड ऑन दोज इवेंट्स आपको थियरी पहले कुछ प्रोविजन लिखना है और उसका आंसर अराइव करना है, ठीक है। पहले थियरी की कुछ प्रोविजंस लिखना है और लेटर ऑन उसका आंसर आपको अराइव ऑन करना है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू रीड दोज क्वेश्चंस सो दैट यू कैन सॉल्व इट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट डज इट सेज। क्वेश्चन 19 क्या कहता है हमें, लेट अस चेक इट। Kabira Industries Limited engaged the services of a transporter for road transport of a consignment on 17th June and made advance payment for the transport on the same date, that is 17th June. However, the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory and instead was sent on 20th July. The invoice was received from the transporter on 22nd July. What is the time of supply of transporter service? और आपको नोट दिया है transporter service is taxed on reverse charge basis. तो आपको ये सर्विस है और टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. So in the case of service, you are supposed to calculate time of supply which is on reverse charge basis. अगर आपने ठीक से देखा होगा तो मैं हर एक क्वेश्चन को एक बार तो रीड कर ही रहा हूं, साथ में और एक बार एडिशनल टाइम भी रीड कर रहा हूं, मतलब मिनिमम 2 टाइम्स आई एम रीडिंग ईच क्वेश्चन. ऐसा इसलिए कि फर्स्ट इंस्टेंस पे जब मैं रीड करता हूं तो एक आइडिया में आ जाती है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूछा है, सर्विसेज पूछा है, फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, वाउचर है, क्या है. और वो एक बार once we infer that what is asked in this particular question, हम उस प्रोविजंस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर बेस्ड ऑन दैट हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमारा आंसर निकालते हैं. सो किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे रीड करना चाहिए एंड यू गेट द इनफ टाइम टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 19 कर रहे हैं हम लोग. पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए सर्विस पूछा है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो व्हाट वी विल राइट हियर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन. अगर आपको सेक्शन नंबर याद आता है तो लिख सकते हैं, नहीं याद आया तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. गलत सेक्शन नंबर नहीं लिखना, गलत लिखने पे वो पूरे मार्क्स को खा सकता है एग्जामिनर आपके, ठीक है. अगेन इट इज सब्जेक्टिव कितने मार्क्स खाएगा, बट गलत नहीं लिखना, ब्लफ नहीं करना, ठीक है. अंडर सेक्शन 13 will be अर्लियर ऑफ बिलो, और ये हम देख रहे हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो सर्विसेज का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता है, ए डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, बराबर है, एंड बी 61st डे फ्रॉम इनवॉइस. ठीक है. अब क्वेश्चन में देखिए रिसिपिएंट ने पेमेंट कब किया. सो कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन 17th June एंड मेड एडवांस पेमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑन द सेम डेट, दैट इज 17th June को आपने एडवांस पेमेंट कर दिया. ठीक है. However, the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory and instead it was sent on 20th July. Invoice was received from the transporter on 22nd July. Invoice 22nd July को हमारे पास में आ गया. ठीक है. तो हमने पेमेंट कब किया है,
17 जून को, राइट। सो यहाँ पे ये लिख देते हैं हम 17 जून या जून 17, वॉट एवर यू राइट इट। और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस। अब यहाँ पे इनवॉइस इशू करने का डेट तो आपको दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इनवॉइस इज इशूड ऑन 22 जुलाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लेते हैं 22 जुलाई प्लस 61 डेज, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जुलाई 31 का होता है, तो 31 माइनस 22 अगर करेंगे तो जुलाई के 9 दिन प्लस अगस्त के 31 दिन माइनस 61 अगर हम करें तो सितंबर 21 आएगा यहाँ पे। तो इट विल बी सितंबर 21। ठीक है, चाहिए तो एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेशंस भी लिख लेते हैं कि हमने कैसे निकाले। सो व्हाट वी विल से जुलाई के कितने डेज पकड़े अपन ने, जुलाई 31 का होता है, माइनस 22 अपन ने इनवॉइस डेट पकड़ा, तो जुलाई के 9 दिन, अगस्त 31 का होता है तो अगस्त के 31 दिन, वी नीड 61 डेज, तो 61 माइनस 31 माइनस 9, तो वी गेट सितंबर 21, राइट। तो जून 17 एंड सितंबर 21 अर्लियर डेट क्या है, 17 जून है सर अर्लीस्ट डेट, बराबर है। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, 17 जून। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 17 जून। और नीचे हम एक नोट लिख लेते हैं, वी विल राइट अ स्मॉल नोट हियर। क्या नोट लिखेंगे, इट इज अज्यूम, इट इज की जगह पर सिंपल लिखते हैं हम लोग, इनवॉइस डेट is assumed to be जुलाई 22, ठीक है। तो हमने इनवॉइस की डेट क्या अज्यूम किया है, जुलाई 22, दैट इज डेट व्हेन इट इज रिसीव्ड, राइट। अगर आप चाहो तो कोई और डेट भी ले सकते थे इनवॉइस की, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई इनवॉइस की डिफरेंट डेट अगर लेते थे तो आपका ये वाला डेट चेंज होता, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई तो सेम रहता, बिकॉज यू हैव मेड द एडवांस पेमेंट, राइट। सो क्वेश्चन में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पूछा था, दैट इज टू अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो हमने अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन किया। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या ऐसा ही क्वेश्चन पूछा कितने मार्क्स के लिए जाएगा, 4 मार्क्स के लिए, राइट। सो अगर आप यहाँ पे ये बी वाला इवेंट अगर लिखते भी नहीं हो 61st डे वाला, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यू कैन सिंपली राइट दैट कि सिंस एडवांस पेमेंट इज मेड एंड इनवॉइस इज येट टू बी रिसीव्ड, तो एडवांस पेमेंट कर चुके हो, तो जिस समय पेमेंट किया दैट इवेंट इटसेल्फ इज विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, so टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 17 जून। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19 भी हो गया हमारा, ठीक है। लेट अस गो 20 क्या कहता है देखते हैं। राजू प्राइवेट लिमिटेड receives the order and advance payment on 5th January for carrying out an architectural design job. It delivers the design on 23rd April. 23rd April को डिजाइन डिलीवर कर दिया। By oversight, no invoice is issued at that time and it is issued much later after the expiry of prescribed period for issue of invoice. Where is the time of supply of service? तो आपको पूछा क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पूछा है। क्या पूछा आपको, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पूछा है। अब यहाँ पे कहीं बोला है क्या कुछ कि ये रिवर्स चार्ज है या कुछ और है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहीं पर भी ऐसा कुछ बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है या इसमें जो पर्टिकुलर कंटेंट और डेटा और डिटेल्स आई है वो रिवर्स चार्ज के है या किसी और तरह के है, कुछ बोला नहीं है।
nothing has been specified, that means it is asking you time of supply of services under forward charge. ठीक है, आपको क्या पूछा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। जो 19 था, इट वाज आस्क्ड टू यू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, बराबर ना, आपको रिवर्स चार्ज में पूछा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ओके, और इस क्वेश्चन में सर्विसेज का कहा पूछा है, आपको फॉरवर्ड चार्ज पूछा है। एंड स्पेसिफिकली बोल रहा है वो आपको कि बाय ओवरसाइट नो इनवॉइस इज इशूड एट दैट टाइम, मतलब सही समय पे इनवॉइस इशू नहीं किया, इट इज इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज वेयर यू फेल टू इशू द इनवॉइस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो क्या होता है, सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जहां पर आप इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं करते हो तो क्या होता है, अर्लियर ऑफ टू इवेंट्स, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, बराबर है। अगर आपको देखना है तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूं कि सर्विसेज के केस में इफ यू फेल टू इशू इनवॉइस विद इन द टाइम इट इज अर्लियर ऑफ बिलो, रेड कलर में लिखा है हमने, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, राइट। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस ओनली वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रोविजंस एंड रूल्स। ओके, सो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, सो हम लोग कोशिश करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने की। सब लोग लिखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई of services under section 13 ब्रैकेट में लिखते हैं हम फॉरवर्ड चार्ज where invoice is not issued within prescribed time will be earlier of below। तो हमने क्या किया, ये भी लिख दिया कि फॉरवर्ड चार्ज है सर्विसेज का और इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, देयरफॉर इट विल बी अर्लियर ऑफ बिलो। तो ए में हम लेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और बी में हम लिखेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो देखिए, तो आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस कब किया, राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5 जनवरी फॉर कैरिंग आउट आर्किटेक्चरल जॉब। तो एडवांस पेमेंट 5 जनवरी को मिल गया। इट डिलीवर्स द डिजाइन ऑन 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को आप डिजाइन डिलीवर भी कर देते हो। सो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस विल बी अप्रैल 23, बराबर है। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एडवांस में मिल गया आपको जनवरी 5। तो इन दो इवेंट्स में से अर्लियर क्या है, जनवरी 5। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जनवरी 5। तो हम कहेंगे देयरफॉर, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी जनवरी 5। ठीक है,
सिंपल इज दिस। अगेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का वेटेज लेकर आएगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फिर से। सो अकॉर्डिंगली आपको इसको प्रेजेंट करना है और इसे अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेस्ड ऑन दिस आई एम होपफुल कि आप बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, ठीक है ना। बचे हुए क्वेश्चंस मतलब क्या क्या सॉल्व करोगे आप, ये 21 नंबर का क्वेश्चन जहाँ पे कार्टन सिरामिक सिरामिक कार्टन एंड कैपेसिटर कुछ तो भी है क्वेश्चन में, देन 22 भी करोगे, देन 23 भी करोगे जहाँ पे मील कूपन्स है, 24 भी करोगे, रिवर्स चार्ज वाला है सर्विसेज का, 25 भी करोगे, 26 भी करोगे, राइट। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है छोटे मोटे वो आप लोग एक बार पूरे के पूरे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ यू नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, हाउ टू राइट द आंसर, ये भी आपको पता है। ऐसा नहीं है कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू दोज क्वेश्चंस, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व और डिस्कस दोज क्वेश्चंस। हम लोग उन्हें सॉल्व भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो, इन अनदर वीडियो, ठीक है ना। बट आप लोग ईमानदारी से उन्हें सॉल्व कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एग्जाम आपकी है, एग्जाम में अपीयर आपको होना है, मुझे नहीं होना है, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पर रिवाइज कीजिए, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप टैक्स को या इनडायरेक्ट टैक्स को भूले नहीं। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी बहुत फास्ट इवेपोरेट होते जाएगा आपके माइंड से। सो इट इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस कि आप उसे रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते चलिए। सो वी एंड दिस वीडियो हियर, मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।